हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, और इस तरह से हमने पार्ट 1 में जो बेसिक्स था आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो कवर कर लिया है। आज हम पिछली वीडियो में मैंने एटॉमिक साइज के बारे में बताया था कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो ट्रेंड है एटॉमिक साइज वो किस तरीके से चलेगा। आज हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में बढ़ती है, घटती है, किस तरह से जो है वो चलती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उनकी वैल्यूज़ के बारे में कि वो किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव आती हैं। नेक्स्ट एक और है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि किस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जब आपके पास कोई एटम दे देता है तो वो जो है कौन सी वैल्यू उसके ऊपर आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेईई मेंस एडवांस की कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक एक ट्रेंड, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। एंथैल्पी वर्ड मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अगर आपको कोई आयन या इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी एटम से या एलिमेंट से निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे उसको, एनर्जी देके। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जनरली जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती हुई दिखती है हम लोगों को, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करोगे तो राइट की साइड पे आपके पास ग्रुप नंबर 18 आता है। नोबल गैसेस आती हैं जो कि फुली स्टेबल होती हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि फुली स्टेबल जब कोई चीज़ है तो वो क्यों देना चाहेगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आपको नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको काफ़ी एनर्जी जो है वहाँ पर देनी पड़ेगी। चलिए हमारा कंसेप्ट आज सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट से है तो वहाँ पे देख लेते हैं। मैंने बोला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको कम से कम पहली सीरीज याद होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको एक मेमोरी ट्रिक भी बताई है वीडियो में, पहली वाली वीडियो में, पार्ट नंबर 1 में। किस तरह से थी? साइंस टीचर वानी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपकी पहले सीरीज है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, इस सीरीज में भी जब आप लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम से आप जिंक की तरफ मूव करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। देख लेते हैं। लेकिन जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ो तो दोस्तों हमेशा दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी तरह से एक्सेप्शंस से भरा हुआ ग्रुप है, ठीक है। इसमें आपको हर जगह पे एक्सेप्शंस देखने को ही मिलेंगी, और ये जो एक्सेप्शन छोड़ी तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी छूट जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। चलिए अब क्या है कि अगर आप इस सीरीज में देखो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहती है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे टाइटेनियम और वेनेडियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है या एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो बढ़ती नहीं है। फिर जैसे आपके पास आयरन, कोबाल्ट और निकल है, इस केस में भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है ये आप आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप दिमाग में ये चीज़ रख लीजिए कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक्सेप्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो 5 हैं एलिमेंट, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपके पास डिक्रीज होती है। अदरवाइज बाकी जो आपके पास एलिमेंट है उनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव अ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। क्लियर? तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, 3d10 4s2, ठीक है। तो देखो अभी आपके पास 3d10, डी के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, डी ऑर्बिटल के पास आपके 10 की 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये फुली स्टेबल है।
इसको ना तो बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना चाहेगा। इसलिए अगर आपको 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, अगर आपको जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए जो है जिंक की जो है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। उसी तरह से आप कैडमियम और मरकरी में देखोगे तो इसमें भी सेम कंडीशंस वही होती है कि यहाँ पे भी जो आपके पास आपका एलिमेंट है या आपका एटम है वो आपकी तरफ फुली स्टेबल होता है, ठीक है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इसलिए अगर कोई फुली स्टेबल कोई चीज़ होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी की हाई वैल्यू होती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। क्लियर। अगर आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो इसकी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s1, ठीक है। मान लेते हैं, अब देखिए 3d5 यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब वो भी यहाँ पे फुली स्टेबल है। कोई भी आपके पास जो है वो या तो हाफ स्टेबल हो यानी कि हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, उसको हम लोग हमेशा स्टेबल ही मानते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्रोमियम के अगर आप 3D शेल में देखोगे तो वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि हाफ फिल्ड है, तो ये भी स्टेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें तो थोड़ी बहुत एनर्जी हम दे के उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब हमने 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, हम लोगों की कितनी एनर्जी वेस्ट हुई? हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगाई दैट इज अराउंड 653 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी लगा के हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। लेकिन अगर फिर आप बोलो कि नहीं मैम हम लोगों को तो जो डी है 3D है उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो 3D वाला तो कभी नहीं देना चाहेगा क्योंकि वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब वो स्टेबल है, वो नहीं देना चाहेगा। लेकिन आपको चाहिए तो आपने क्या किया, एनर्जी और बढ़ा दी, ठीक है। तो आपने अराउंड 1592 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो 3D को दी ताकि आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों क्रोमियम के केस में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग देते हो वो ज़्यादा होती है आपके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। देखिए फर्स्ट के केस में अराउंड 600 के करीब आपने एनर्जी दी थी, अभी 600 से भी डबल से भी थोड़ा ज़्यादा आपके पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास लग रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि क्रोमियम के केस में जब आप 3D से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो 3D ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन में है, तो स्टेबल चीज़ कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगी। क्लियर। इसीलिए जो सेकेंड टाइम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है क्रोमियम के केस में वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज स्टेबल, सो इट विल नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन्स इजीली। क्लियर। अगर मैग्नीज के केस में आप लोग देखो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s2। क्लियर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर आपने पहली बारी में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आप 4s से निकालोगे, अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है आप फिर 4s से निकालोगे। लेकिन अगर फिर आप फिर बोल रहे हो कि हमें 3D से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके लिए आपको इन दोनों केसेस से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 3D को, क्योंकि 3D के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। तो इस केस में ऐसे पूछ लेते हैं कि क्यों मैग्नीज के केस में ऐसा होता है कि आपको जो तीसरे टाइम आप एनर्जी देते हो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पहले और दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में। तो हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब भी आपसे किसी भी चीज़ का आंसर पूछें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, फिर देखो कि क्या वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो मैग्नीज के केस में 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा वो, ठीक है, आप थोड़ी बहुत एनर्जी लगाओगे वो दे देगा। लेकिन आपके पास जब 3D के पास आप जाओगे तो वो कभी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे लगानी पड़ेगी अराउंड 3260 किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो मैंने वो सेम यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो आपको तो इजीली आप निकाल लोगे 4s से, लेकिन अगर 3d5 जो कि हाफ फील्ड है उसमें से निकालने पड़ेंगे तो आपको उन दोनों पहले 2 केसेस में जितनी आपने एनर्जी लगाई थी उससे ज़्यादा ही एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर। अगला आपके पास आता है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर निकल, कॉपर एंड जिंक। ऐसा क्यों है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप इनकी लिखने लगते हो तो आप सिर्फ जो है वो +1 +2 सिर्फ इतना ही लिख पाते हो? क्यों ऐसा होता है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिंक की बात करो डायरेक्टली, ठीक है, तो जिंक में क्या है आप देख सकते हैं, जिंक आपके पास फुली स्टेबल है,
ठीक है, 3d10 4s2। अगर हम लोगों को ये क्यों देगा अपने इलेक्ट्रॉन, ये तो कभी देना नहीं चाहेगा। अगर आप चाहोगे तो ये 4s से दे देगा बेशक इलेक्ट्रॉन, 1 भी दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा और 2 भी दे देगा। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। लेकिन अगर आप 3d से इलेक्ट्रॉन चाहोगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देना चाहेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो इतनी एनर्जी हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके पास इतनी एनर्जी ना देने के कारण आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही जा पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आप 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल पाते हो 4s से, इसीलिए जो है हम कहते हैं कि जो निकल, कॉपर और जिंक है, इस केस में आप लोग जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी नहीं दे पाते हो। इस कारण से ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, जितना भी कोई एलिमेंट, जितना एलिमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन देगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इजीली कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई एलिमेंट, ठीक है, वो उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे, लेकिन एक्सेप्शन के बिना तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कभी काम ही नहीं करते। एक्सेप्शन तो इनमें चलेगी ही चलेगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके पास सीरीज 1 थी, सीरीज 1 ही हम मोस्टली देखते हैं। तो स्कैंडियम एंड जिंक, स्कैंडियम जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है और जिंक जो आपके एकदम राइट साइड पे है सीरीज के। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाकी सब में वेरिएबल बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, कुछ इस तरह से। लेकिन ये स्कैंडियम एंड जिंक जो है, इनमें सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जैसे अगर स्कैंडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, दैट इज 3d1 4s2। क्लियर। अगर आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए स्कैंडियम से, अगर 2 s ऑर्बिटल से और 1 d ऑर्बिटल से निकाल लें, तो स्कैंडियम जो है वो एकदम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी कैसी हो जाएगी, एकदम स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि आर्गन क्या है आपके पास, एक नोबल गैस है। ठीक है, तो नोबल गैसेस की फुली स्टेबल होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो स्कैंडियम क्यों नहीं जाना चाहेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डेफिनेटली जाना चाहेगा। ठीक है, तो इसकी होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये चाहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए कहीं से तो मैं एकदम फुली स्टेबल हो जाऊंगा। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो आप देख सकते हैं इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s2। ठीक है, तो जिंक भी हमेशा ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर लेने हैं तो s ऑर्बिटल से ले लो, d वाले से तो मैं एक भी नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल स्टेबल पोजीशन पे हूं, ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना तो मैं दूंगा। ठीक है, तो d से तो ये बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मोस्टली निकाल सकते हैं आपके जिंक से। तो इसकी हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, ये तो हो गई एक्सेप्शन कि स्कैंडियम एंड जिंक की, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी कि +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन बाकी की जो एलिमेंट बच गए, बाकी के जो 8 एलिमेंट बच गए सीरीज में, उनका क्या, उनकी क्यों है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी बुक पे दिख रही होंगी। ठीक है, स्कैंडियम में तो +3 एंड जिंक में +2, ये तो ठीक है। लेकिन बाकियों में देखो, टाइटेनियम में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ठीक है, +2 +3 +4। वेनेडियम में भी है, क्रोमियम में भी है। देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास है, बिल्कुल सेंटर में किसके पास है, मैग्नीज के पास। मैग्नीज के पास आपके पास 7 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके घूम रहा है ये। ठीक है, और बाकियों के पास आपके पास जो है वो 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। चलो मैग्नीज की बात कर लेते हैं, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लेके क्यों घूम रहा है ये। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैग्नीज की होती है वो होती है आपके पास 3d5 4s2। क्लियर। अगर मैग्नीज आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो भी स्टेबल होगा उसकी, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। आपके पास जो मैग्नीज है वो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 दे सकता है आपके s ऑर्बिटल से, और 5 अगर और देने हो इसको तो वो दे सकता है 3d से। इसीलिए अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो आप कहते हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप 3 निकालते हो, 2 यानी कि s से, और 1 आप निकालते हो 3d से, तो आप कहते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो
तो इस तरह से जो आपका मैग्नीज है उसकी +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, क्योंकि आप मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हो। क्लियर? अगर आपको ऑल्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से निकालना हो तो, ऑल्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो। क्लियर? आगे देखते हैं, अगर +7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास मैग्नीज निकाल देता है ना, तब भी उसकी जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक हो सकती हैं। अगला जो ट्रेंड आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है M2+2/M, यानी कि M क्या है आपके पास, कोई भी एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कोई भी आपके पास एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो M2 स्टेट में, M2+ क्या हो गया, मान लो कोई भी एलिमेंट है, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिए बाहर, हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बाहर निकाल दिए, तो आप क्या बोलोगे कि वो M2+ स्टेट में चला गया है। ठीक है, तो जितने जल्दी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, हम बोलेंगे उसकी उतनी ही ज्यादा जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल की। फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा कि M क्या होता है आपके पास, कोई भी एलिमेंट होगा आपके पास। क्लियर? कोई भी एलिमेंट कितने जल्दी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव, उसकी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्लियर? M जो है M2+ कब कहलाएगा, जब वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? तो चलिए अभी देख लेते हैं किस किस की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, किस किस की कितनी नेगेटिव आती है। क्लियर? जैसे हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, स्कैंडियम से जब आप जिंक की तरफ मूव करोगे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम नेगेटिव होती जाएगी। होगी तो नेगेटिव सब में, स्कैंडियम में भी नेगेटिव होगी, टाइटेनियम में भी, सब में नेगेटिव होगी, लेकिन आपके पास क्या होगा कि कम होती रहेगी। पहले आपके पास नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, फिर वो नेगेटिव वैल्यू कम होती रहेगी। क्लियर? ऐसा क्यों होगा देख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपकी जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर जहां मैंने स्टार मार्क की है आप देख सकते हैं, ये क्या है आपके पास, एक्सेप्शंस, क्योंकि मैंने अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिना एक्सेप्शंस के काम ही नहीं करता, उसको पसंद ही नहीं है कि वो बिना एक जैसी सीरीज में एक तरह की चीजें करता रहे। ठीक है, तो क्या होता है आप देख सकते हैं, कॉपर को देखो, जो कॉपर है उसने तो हद ही कर दी है। मैं बोल रही हूँ नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा है, कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, बाकी सबकी नेगेटिव वैल्यू है। देखिए जैसे आपके पास मैंगनीज है, शुरू में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पहले नेगेटिव वैल्यू ज्यादा थी, फिर कम हो रही है। मैंगनीज के केस में नेगेटिव वैल्यू फिर बढ़ गई। ठीक है, कितनी हो गई, -1.18, तो यहाँ पे तो वैल्यू काफी ज्यादा होगी, फिर से ज्यादा होगी क्रोमियम से। ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक्सेप्शन है। उसके बाद आप आगे देखो, जो निकल है, कोबाल्ट और निकल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, इसकी भी तो ज्यादा ही लग रही है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ऊपर -0.28 है, नीचे -0.25 है। ठीक है, तो इतनी नहीं होनी चाहिए थी इसकी वैल्यू तो ज्यादा लग रही है, जितनी होनी चाहिए नेगेटिव वैल्यू उससे थोड़ा ज्यादा लग रही है, तो ये भी एक्सेप्शन है। कॉपर वाला तो मैंने बता ही दिया, नेगेटिव वैल्यू छोड़ो, ये तो पॉजिटिव वैल्यू पे आ गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हम तो नेगेटिव की बात कर रहे थे। और जिंक भी आपके पास एक्सेप्शंस है, क्योंकि आपके पास जब आपने देखा आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब की वैल्यू नीचे को कम हो रही थी, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिंक में जाकर फिर से बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये एक्सेप्शंस है, इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीज की बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि मैग्नीज की जो नेगेटिव वैल्यू आनी थी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, वो क्यों बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। एज यूजुअल जो मैंने बताया है, जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए ना, कुछ नहीं भी आता होगा तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी तुमने उस एलिमेंट की, आई एम डेफिनेटली श्योर उसके बाद तुम्हें आंसर कहीं ना कहीं से जरूर आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी। वाई मैग्नीज हैव हाई नेगेटिव वैल्यू, ऐसा क्यों हुआ कि नेगेटिव वैल्यू एकदम से बढ़ गई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। चलिए देखिए,
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं मैग्नीज की तो वो होती है 3d5 4s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकालने हो मैग्नीज से तो हम लोग इजिली निकाल देंगे, लेकिन 3d5 आपके पास हाफ फिल्ड शेल है, ठीक है, यानी कि फुली स्टेबल पोजीशन में है। तो अगर इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा आपके पास। क्लियर? तो हेयर 2 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल एंड मैग्नीज बिकम फुली स्टेबल। सो ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी, अगर फिर ये स्टेबल है तो वो क्यों जाना चाहेगा, वो क्यों देना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन? वो नहीं चाहेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन देके जो है वो अपनी हाफ फील्ड स्टेट से हट जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर आपको मैग्नीज को, इसीलिए आप कह सकते हो कि मैग्नीज जो है वो जल्दी से जाना पसंद करता है आपके Mn2 पॉजिटिव स्टेट में। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये फुली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, बाकी ये आपके पास फुली स्टेबल हो जाता है। इसीलिए अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एकदम से चला जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एकदम से दे देगा और इस स्टेट में चला जाएगा। क्या होता है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट, देखो कोई भी एलिमेंट है, स्कैंडियम, प्लूटोनियम, वैनेडियम, कौन कितने जल्दी जाना चाहेगा उस स्टेट में, उसकी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। अब मैग्नीज तो जाना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्लियर? कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास 3d5 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाएगी, यानी कि मैं फुली स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो जाना चाहेगा जल्दी से, जो एलिमेंट जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, आप कह सकते हो उसका उतना ही ज्यादा जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल की वैल्यू होगी। क्लियर? आगे देख लेते हैं। जैसे अगला था जिंक। जिंक की ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10, 3t10 और 4s2। तो इस केस में भी क्या है कि आपका जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस यानी कि इस स्टेट में जाना पसंद करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उसका जो d ऑर्बिटल है फिर वो फुली फिल्ड हो जाएगा, तो वो जाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो जितने जल्दी जाएगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव पोटेंशियल की, मैंने यही बताया था। क्लियर? निकल के केस में थोड़ा सा अलग है। इस केस में क्या है, आप बोल सकते हो कि मैम निकल अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे भी दे, ठीक है, मान लिया कि निकल आपके पास अभी चला गया, ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव स्टेट में चला भी गया, ठीक है, तब भी जो है उसको क्या फायदा, 3d8 बच रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन, ना तो वो हाफ फील्ड में आता है ना तो वो फुली फील्ड में आता है, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों, इसकी वैल्यू क्यों लिखी? क्योंकि ये क्यों जाना चाहेगा, ये क्यों चाहेगा कि मैं चला जाऊं स्टेट में, इसकी तो ना तो फिर स्टेबिलिटी रह रही है। तो बेटा क्या होता है कि निकल इसलिए आपके पास जो है वो इस स्टेट में जाना चाहता है 2 पॉजिटिव स्टेट में, क्योंकि इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे यही लिख के आ जाते हैं मोस्टली कि हाँ ऐसे ही होगा, कंसेप्ट वो क्लियर नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ इसीलिए होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती होगी, जैसे कि सब एलिमेंट्स की होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती है नेगेटिव। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कॉपर वाला केस, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तो छोड़ो, इस बेचारे के पास तो पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। इतनी ज्यादा इसको क्यों जरूरत पड़ी होगी, इतनी ज्यादा वैल्यू की है, इतनी ज्यादा, ऐसा मान लो कि इसको इतने ज्यादा पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए कॉपर की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हो दैट इज 3d10 4s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो कॉपर दे देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब तुम लेने जाओगे ना इसके पास, ये कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 3d सबशेल इसका फुली फिल्ड है। ये क्यों चाहेगा मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूं और 9 इलेक्ट्रॉन रखूं जबकि मैं फुली स्टेबल पोजीशन पे हूं। तो हम लोगों को इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इसको पैसे देने पड़ेंगे कि प्लीज़ यार प्लीज़ 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस तरह से फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो आप इजीली रिमूव करवा लोगे 4s सबशेल से, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप लेने जाओगे तो ये कभी नहीं देगा, ठीक है। तो उसको अगर आपको लेना है इलेक्ट्रॉन तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आपको इतनी देनी पड़ेगी कि नेगेटिव वैल्यू छोड़िए सीधी पॉजिटिव पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है कॉपर जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे कॉपर जाना ही नहीं चाहता है आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये समझ लो, ठीक है। मैंने बोला जो जितने जल्दी जाएगा उसकी उतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, ये जाना ही नहीं चाहेगा। हम जबरदस्ती इसको लेके जा रहे हैं पैसे दे दे के, ठीक है, तब जाके इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तब ये आपको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे देगा एक आधा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं
कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 पॉजिटिव स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, M यानी कि M से M2 पॉजिटिव बना रहे थे। किसी एक एलिमेंट से हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसको 2 पॉजिटिव स्टेट में लेके जा रहे थे। लेकिन अब मैं बोल रही हूं, अब तुम लोग क्या करो कि जो 2 पॉजिटिव जो स्टेट ली है आप लोगों ने, उस एलिमेंट में से एक एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, उसको अभी M3 पॉजिटिव स्टेट में लेके जाओ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे स्कैंडियम है आपके पास, स्कैंडियम के पास जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास दिए थे तो वो आपके पास क्या आया था, वो 2 पॉजिटिव स्टेट में आ गया था। इसको कोई फायदा नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन देख के उसने दे दिए, ठीक है, लेकिन उसको फायदा तो कोई नहीं हुआ क्योंकि इसका जो आउटर है वहां पे 3D1 रह रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम इससे पूछें कि क्या आप एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहोगे, तो डेफिनेटली ये सुपर एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ जी मैं तो देना चाहूंगा। क्यों देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाएगी वो बच जाएगी आपकी नोबल गैसेस की। ठीक है, तो यानी कि ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि आपको इसको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपकी लो वैल्यू आएगी यहाँ पे स्कैंडियम की। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपकी लो आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बिल्कुल थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे जनरेट होगा और आपका स्कैंडियम एकदम से जो है वो अपनी 3 पॉजिटिव स्टेट में जाना चाहेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जिंक है आपके पास, जिंक जो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ये खुश होता है, 2 दे देता है क्योंकि 3D10 है, फुली स्टेबल है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं डी सब शेल में, एकदम खुश है। लेकिन जबरदस्ती जब आप लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहोगे, जब उसको 3 पॉजिटिव स्टेट में भेजना चाहोगे, तो ये दुखी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रोने लग जाएगा कि मैं क्यों हटूं फुली स्टेबल स्टेट से। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हो, हाई वैल्यू देनी पड़ेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसकी यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाती है। क्लियर? क्योंकि कोई भी एलिमेंट है तो वो क्यों हटना चाहेगा अपनी स्टेबल पोजीशन से। क्लियर? चलिए उसी तरह से अगला एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज में जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो मैग्नीज खुश हो गया था क्योंकि उसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो चुकी थी 3D5। ठीक है, अब हम 3D5 जो हाफ फील्ड है उसमें से भी कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमें और दे दो। ठीक है, ये क्यों देगा, ये भी क्यों हटेगा अपनी फुली स्टेबल पोजीशन से, तो इसलिए अगर आप निकालना चाहोगे तो इस केस में भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब आपकी हाई वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्लियर? वैसे ही आपके पास एक आयरन वाला केस है। आयरन के केस में 3D6 4S2, अगर आप आयरन को 2+ स्टेट में भेजोगे तो वो इजीली चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अगर आप तीसरा भी लेना चाहो तो क्या वो देगा? बिल्कुल दे देगा, क्योंकि 3D6 है ना, तो यहाँ पे अभी जो आपका सबशेल है 3D वाला, ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो ये फुली फील्ड है, तो वो क्यों नहीं देना चाहेगा। तो यहाँ पे 3D वाला आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। जैसे ही वो 3+ स्टेट में जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी उसका जो डी सबशेल है वो हाफ फील्ड हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि अगर Fe2 पॉजिटिव को आप 3+ स्टेट में ले जाना चाहो तो वो एकदम से चला जाएगा, ये भी एक्साइटेड रहेगा, यानी कि आपको थोड़ी सी कन्विंस करने की जरूरत है Fe को भी। तो यानी कि इसकी लो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्लियर? तो इस तरह से आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसके केस में कितनी होगी। ठीक है, अगर आपको हाफ फील्ड या फुली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है तो ज़्यादा वैल्यू होगी, लेकिन अगर आपको कोई जैसे आयरन या स्कैंडियम इस तरह का केस है जिसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कोई फुली स्टेबल पोजिशन में आ रहा है, तो बिल्कुल लो वैल्यू होगी आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।